स्टूडेंट्स, तो आपने पिछली क्लास में जो देखा वो सम और एनी में डिफरेंस देखा, ठीक है। उसमें हमने वो डिस्कस किया सम और एनी का। अब मैं इन डिटरमिनर्स को आगे बढ़ाता हूँ और अब मैं जो डिस्कस करूंगा वो ईच और एवरी, दो डिटरमिनर्स होते हैं, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ईच और एवरी में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या डिटरमिन करते हैं नाउन के साथ आकर, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा कि सम और एनी जो होते हैं वो नाउन से पहले आकर उन नाउन का नंबर और अमाउंट डिटरमिन करते हैं, ओके। तो अब ये देखना होगा जो ईच और एवरी है ये नाउन से पहले आकर उन नाउन में क्या क्या डिटरमिन करते हैं, ओके। तो मैं आपको बताऊं जो ईच और एवरी होते हैं, ईच और एवरी जो होते हैं ये नाउन में डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, ठीक है ना। तो ईच और एवरी का यूज डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए किया जाता है। किसका यूज? ईच और एवरी का यूज, ओके, ईच और एवरी का यूज। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किसी भी चीज का या किसी भी व्यक्ति में, ठीक है, तो सबको पता है जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्लूरल में होगा। तो एक चीज मैं बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखाया जाता है वो दो या दो से ज्यादा में ही दिखाया जाता है, क्योंकि सिंगुलर में डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या करोगे, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आप एक से ज्यादा में ही करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो ईच होता है इसका यूज मतलब हम कब कर सकते हैं, फॉर टू और मोर देन टू, ओके, फॉर टू और मोर देन टू, यानी हम कह सकते हैं कि ईच का यूज हम दो या दो से ज्यादा नाउन के लिए कर सकते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन शो कराना है तो ईच का यूज हो सकता है। लेकिन अगर मैं एवरी की बात करूं तो एवरी का जो यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन शो कराने में तो वो किया जाता है मोर देन टू, तो फॉर मोर देन टू, ओके है। तो हम कह सकते हैं कि जो ईच और एवरी होते हैं इनका यूज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है दो या दो से ज्यादा नाउन में। और मैं तुम्हें बताऊं कि जो ईच होता है वो दो या दो से ज्यादा नाउन में डिस्ट्रीब्यूशन शो कराएगा और एवरी केवल तब यूज किया जाएगा जब दो से ज्यादा नाउन की बात हो, ओके। अब मैं मान लो मैंने दो सेंटेंस लिखे, एक सेंटेंस है every of two cars is mine, okay, every of two cars is mine। तो यहां देखो ये सेंटेंस सही है गलत, एवरी सही है गलत। तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ दो की बात हो रही है, दो कार में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो अगर हमें दो की बात करनी है तो दो या दो से ज्यादा, दो के लिए केवल ईच आएगा, एवरी तो दो से ज्यादा के लिए आता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एवरी गलत है और ईच सही है, ओके, एवरी गलत है और ईच सही है। लेकिन मान लो अगर मैं ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार लिखूं कि एवरी ऑफ 6 cars is mine, एवरी ऑफ 6 cars is mine। तो अब बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? भाई आपने देखा इस बार 6 कार की बात है ना कि दो की, तो दो से ज्यादा हो गए। तो अब मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगा, एक चीज देखो, यहां पर जो वर्ब आई है, यहां पर जो वर्ब आई है वो सिंगुलर है या प्लूरल? तो आपने देखा यहां जो वर्ब यूज हुई है दोनों सेंटेंस में वो सिंगुलर यूज हो रही है। तो ये बात तो कंफर्म है कि जो ये वर्ब आ रही है वो 2 कार्स या 6 कार्स के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, क्योंकि अगर यहाँ 6 कार और 2 कार्स के अकॉर्डिंग वर्ब आती तो फिर आपकी जो वर्ब होगी वो फिर प्लूरल आर होती। तो यहां पर आपने देखा। और दूसरी बात, 6 कार और 2 कार्स ऑफ जो प्रेपोजिशन है ये प्रेपोजिशन के बाद का अपना ऑब्जेक्ट है और वर्ब कभी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो हम कह सकते हैं जो ईच आया वो एवरी के अकॉर्डिंग आया और ईच के अकॉर्डिंग आया। तो हम कहेंगे जो एवरी और ईच यहां यूज किया है वो क्या यूज किया है, वो सब्जेक्ट का रेफरेंस है, ठीक है ना, यानी कि हमने यहाँ एवरी और ईच को सब्जेक्ट मान लिया। अब एक चीज बताओ, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं जो मैंने पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो दो ही पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा हो सकते हैं, तो नाउन या फिर प्रोनाउन, ओके। जो सब्जेक्ट हो सकता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जो ईच होता है ना, ईच ये आपका प्रोनाउन, यानी जो ईच होता है ये प्रोनाउन होता है और डिटरमिनर्स भी होता है, ओके। तो मैंने बताया जो ईच होता है वो प्रोनाउन भी होता है और डिटरमिनर्स भी होता है, ठीक है।
प्रोनाउन भी होता है और डिटर्मिनर्स भी। लेकिन जो एवरी होता है, एवरी होता है वो केवल डिटर्मिनर ही होता है। ओके, वो केवल डिटर्मिनर ही होता है। तो फिर से समझिएगा मैंने क्या कहा और आपने क्या समझा। जो ईच होता है, ईच प्रोनाउन भी होता है, डिटर्मिनर भी होता है, यानी कि ईच नाउन के साथ भी आ सकता है और विदाउट नाउन भी आ सकता है जब उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे। लेकिन जो एवरी होगा, एवरी सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर का काम करेगा। तो मैं कह सकता हूं और आप समझ सकते हो कि एवरी जब डिटर्मिनर है, क्योंकि डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले आते हैं उनको डिटरमिन करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि एवरी का प्रयोग सिर्फ नाउन के साथ होगा। ओके, चलिएगा। तो अब यहां समझिएगा, तो जब मैंने यहां देखा सब्जेक्ट के रूप में हमने एवरी ले आए, ऊपर तो सही है, ऊपर ईच सब्जेक्ट है और ईच प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहां सेंटेंस को मान लूं, मैं सही भी मान लूं कि दो से ज्यादा है तो एवरी सही हो सकता है, तो फिर ये गलत क्यों हो गया? गलत इसलिए हो गया भाई कि जो वर्ब आई है वो एवरी के अकॉर्डिंग आई है, तो एवरी सब्जेक्ट हो गया। अगर एवरी सब्जेक्ट हो रहा है तो फिर हमें मानना ये पड़ेगा कि एवरी फिर यहाँ प्रोनाउन है। लेकिन सबको पता है जो एवरी होता है वो केवल डिटरमिनर होता है, जो नाउन के साथ आकर उसको डिटरमिन करता है और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। तो यहां पर फिर जो होगा, जो सब्जेक्ट होगा वहां एवरी नहीं हो सकता और फिर क्या होगा जी? ईच होगा। तो यहां पर एवरी गलत हो गया, तो फिर हमको यहां सही करने के लिए ईच वर्ड का यूज करना होगा। तो इसका बेसिक डिफरेंस फिर से समझिएगा। डिटरमिनर अगर मैं कहूं तो ये दोनों हैं, लेकिन अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं तो सिर्फ ईच है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हम केवल ईच को यूज कर सकते हैं, ना कि एवरी, क्योंकि एवरी एक डिटरमिनर है। ठीक है ना? दो सेंटेंस को और देके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दो सेंटेंस और देखिएगा और फिर हम उसमें देखेंगे। जैसे मान लो मैंने ये दो सेंटेंस लिखे, ईच और एवरी, ईच और एवरी इज प्रेजेंट, ईच और एवरी इज प्रेजेंट। तो अपने आप देखिएगा इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। ईच मतलब कौन सा वर्ड सही है, ईच या एवरी? सबको पता है कि भाई ईच जो है ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, क्योंकि डिटर्मिनर सब्जेक्ट नहीं बन सकता, सब्जेक्ट बन सकता है या तो नाउन या प्रोनाउन। तो इसमें एट्रीब्यूट प्रोनाउन का है, वो वर्ड है ईच, मतलब ईच में प्रोनाउन का एट्रीब्यूट है, तो ईच हमारा सब्जेक्ट बन गया और एवरी हमारा गलत हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आई नो ईच या एवरी। अगर मैं कह रहा हूं आई नो, मैं जानता हूं, ईच या एवरी, तो सबको पता है कि नो हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद उस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्रोनाउन या नाउन होगा। प्रोनाउन यहां पर ईच है, एवरी एक डिटरमिनर है, क्योंकि डिटरमिनर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट नहीं होता, तो यहां पर एवरी गलत हो गया और ईच यहां सही हो गया। ओके, तो ये चीज याद रखना, अगर हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में किसी वर्ड की जरूरत है और ऑप्शन में ईच और एवरी है तो सिर्फ ईच वहां टिक करना होगा, क्योंकि ईच जो वर्ड है उसमें प्रोनाउन के एट्रीब्यूट है और एवरी में सिर्फ डिटरमिनर के एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये सेंटेंस समझ में आए? अब मैं कुछ सेंटेंस लिखना चाहता हूं जिसमें हमें बताना होगा कि क्या आएगा। ठीक है, पहला सेंटेंस, ही आस्क्ड मी some questions, he asked me some question and I answered dash correctly. Okay, second है, he raised dash hand of his height. ठीक है, थर्ड है, dash month has at least 4 Sundays. Okay, नेक्स्ट है, we go to that park this Sunday. देखिएगा ये कुछ सेंटेंस है,
और हमें इन फिलअप में सम मतलब ईच और एवरी डिस्कस करना है, ठीक है। तो समझिएगा। हाँ, अब ये देख लो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की हमें नीड है क्या कहीं। देखो पहली बात तुम मुझे बताओ, he asked me some question and I answered, ये मेन वर्ब हो गए। मेन वर्ब के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। हैंड आपका नाउन है, इससे पहले आपका डिटरमिनर चाहिए। मंथ यहाँ पर नाउन है, इससे पहले आपको डिटरमिनर चाहिए। संडे आपका नाउन होता है, ठीक है, तो फिर हमें यहाँ क्या चाहिए, डिटरमिनर चाहिए। तो इनमें से एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की नीड है। अगर इन सेंटेंस में एक ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड है, तो ऑब्जेक्ट की पूर्ति कौन करेगा, ईच केवल, क्योंकि ईच ही प्रोनाउन और डिटरमिनर दोनों है, तो हमें प्रोनाउन की नीड है तो ईच होगा। तो यहां हम कह सकते हैं ईच आएगा, ओके, कि he asked me some questions and I answered each correctly, ओके। यहां देखेगा he raised dash hand of his high, मतलब उसने रेज किए हाथ अपने, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, हाथ ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं भाई, जो हाथ है वो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं नंबर में, 2, और 2 के लिए केवल क्या आ सकता है भाई, 2 के लिए केवल ईच आ सकता है, क्योंकि एवरी 2 से ज्यादा के लिए ही आएगा। तो हम कह सकते हैं दूसरे सेंटेंस में भी क्या आएगा जी, ईच आएगा, क्योंकि हैंड सिर्फ 2 ही होते हैं, ओके। अब यहां देखिएगा, डैश मंथ हैज एट लीस्ट 4 संडेज, ओके। तो अब यहां देखिएगा, चलो हमें ये पता था हैंड 2 ही होते हैं, तो 2 के लिए हमने ईच का यूज कर लिया। लेकिन अगर पूछो हाउ मेनी आर मंथ्स इन ईयर, ठीक है ना, तो अगर मैं पूछूं कि एक साल में, ठीक है, एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो अब एक चीज देखिएगा, सबको पता है एक साल में 12 मंथ होते हैं, यानी 12 महीने होते हैं। तो अब यहाँ कितने होते हैं, 12। तो 12 जो मंथ हैं, इस बार नंबर 12 है, 2 से ज्यादा। अब 2 से ज्यादा के लिए ईच भी हो सकता है और एवरी भी हो सकता है। तो अब मैं आपको एक और मतलब बात बताना चाहता हूं कि जब हमें 2 से ज्यादा, ठीक है ना, 2 से ज्यादा नाउन में डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है और वहां ईच या एवरी दोनों लिखे हुए हैं, तो फिर दोनों आ सकते हैं या फिर दोनों में से एक आएगा। अब मैं आपको बताऊं, तो याद रखना, जब हमारा नंबर डेफिनेट होगा, यानी जिस नाउन से पहले डिटरमिनर आएगा, यदि उस नाउन का नंबर डेफिनेट है और हमको पता है, डेफिनेट है और हमें पता है, तो वहां पर ईच आता है, ठीक है ना। तो व्हेन वी रेफर टू समथिंग डेफिनेट, व्हेन वी रेफर समथिंग डेफिनेट, व्हेन वी रेफर समथिंग डेफिनेट, तो यूज ईच, ओके। तो क्या होगा, ईच का प्रयोग होगा। व्हेन वी रेफर टू समथिंग डेफिनेट, तो यूज ईच। जो एवरी होता है, एवरी में हम कहेंगे व्हेन वी रेफर टू समथिंग इनडेफिनेट, क्या जी, इनडेफिनेट, ओके, यानी वो डेफिनेट नहीं होगा, तो फिर वहां यूज किसका होगा, एवरी। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस ये है, याद रखना, अगर 2 से ज्यादा नाउन में मैं डिस्ट्रीब्यूशन शो कराना चाहता हूं, उस नाउन का नंबर डेफिनेट है, तो डेफिनेट के लिए क्या आएगा, ईच आएगा, और इनडेफिनेट के लिए एवरी आएगा। अरे तभी तो थोड़ा समझ लो कि 2 के लिए ईच का यूज ही क्यों होता है, क्योंकि 2 तो हमेशा डेफिनेट ही होते हैं, और 2 अगर डेफिनेट होता है तो डेफिनेट के लिए किसका यूज होता है, ईच का। इसीलिए तो 2 के लिए केवल ईच आया, एवरी क्यों नहीं 2 के लिए आया, क्योंकि एवरी कभी डेफिनेट शो नहीं कराता नंबर। एवरी जो कराता है वो क्या शो कराता है, एवरी हमेशा शो कराता है 2 से ज्यादा में, यानी कि इनडेफिनेट नंबर, ओके। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, पहले नहीं बताया, सम और एनी का यूज तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ हो सकता था, लेकिन क्योंकि ईच और एवरी जो होता है नाउन में डिस्ट्रीब्यूशन शो कराता है, तो ईच और एवरी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ना कि अनकाउंटेबल। समझ गए आप क्या है? तो यहां देखो, चलो हमने ये देख लिया। अब यहां देखो, हाउ मेनी मंथ्स इन ईयर, ठीक है ना, कितने मंथ्स होते हैं एक साल में, तो सबको पता है 12 होते हैं। 12 होते हैं, तो ये मंथ का जो नंबर है वो डेफिनेट है या नहीं है, डेफिनेट है। अगर डेफिनेट है तो फिर क्या आएगा, ईच आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो जी, अब यहां जाएगा, वी गो टू दैट पार्क डे संडे, वी गो टू दैट पार्क डे संडे। तो यहां पर एक चीज सोचिएगा, हम यहां रेफर किसको कर रहे हैं, डेफिनेट को या इनडेफिनेट को। अब ये जो है अंतर, ये वही हो गया सम और एनी। सम आता था स्पेसिफिक के लिए, एनी आता था जनरल के लिए। तो मैं कह सकता हूं कि ईच सम है, एवरी वहां पर एनी है। तो यहां पर क्या कहोगे आप, जनरल बात कर रहे हो या किसी स्पेसिफिक संडे की बात कर रहे हो। तो खैर मीनिंग से ही पता लग गया कि वी गो टू दैट पार्क दैट संडे, मतलब कोई भी संडे होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां ये इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट है, तो ये पता लग गया। दूसरी बात, मैं एक चीज बता दूं,
क्योंकि यहाँ पर जो भी वर्ड आप लिखोगे ईच मतलब एवरी जो भी आएगा मैं बताऊंगा वो हमें टाइम बता रहा है। मतलब जब इस संडे के साथ आप टाइम लिखो मतलब टाइम बताओगे तो वो टाइम हमें एक्शन की फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो एक चीज ये भी समझ लो, मीनिंग तो खैर इसका आप समझ ही गए कि हम यहाँ कोई स्पेसिफिक या कोई डेफिनेट संडे की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं इनडेफिनेट संडे की। भाई हमें क्या पता कौन सा संडे, हम तो उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। तो याद रखना अगर हमें एडवर्ब ऑफ टाइम बताना है यानी व्हेन को रेफर करना है तो फिर वहां पर एवरी ही आएगा, ईच नहीं आएगा। ये बात फैक्ट है और यही एग्जाम में आपसे डिस्कस किया जाता है, क्योंकि जो व्हेन का रिप्लाई होता है वो इंडेफिनेटिव होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं एवरी संडे, एवरी मंथ, एवरी वीक, ठीक है ना, तो एवरी डे। तो हम अगर किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी शो कराना चाहते हैं तो नाउन के साथ सिर्फ एवरी आएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में मतलब हमें नाउन के साथ डिटर्मिनर होगा दो से ज्यादा में, तो फिर वहां पर हम देखेंगे डेफिनेट है नंबर या इनडेफिनेट। तो हम कह सकते हैं कि ईच का प्रयोग दो के लिए तो जरूर होगा, लेकिन दो से ज्यादा के लिए केवल तभी होगा जब वो नंबर डेफिनेट हो, और एवरी का यूज तब होगा जब वो नंबर डेफिनेट ना हो। ओके, तो ये समझ आया। आगे कुछ एक दो सेंटेंस और देखते हैं, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा ऑलमोस्ट डैश एनिमल हैज ए टेल। ठीक है, ये है ऑलमोस्ट डैश एनिमल हैज ए टेल। ओके, तो यहां बताओ आप जनरल रेफर कर रहे हो या कुछ डेफिनेट रेफर कर रहे हो। इन सबको पता है ऑलमोस्ट जो वर्ड है, लगभग ऑलमोस्ट जो वर्ड है, ऑलमोस्ट ने ही यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट बताया वो बताया हमें जनरल का। ठीक है, तो अगर जनरल का बताया ना कि डेफिनेट का, तो याद रखिएगा वहां फिर क्या आएगा, एवरी ही आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑलमोस्ट जैसा वर्ड है ऐसे और भी वर्ड होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट हुआ, ठीक है, नियरली हुआ, रफली हुआ, अप्रोक्सीमेटली हुआ, अप्रोक्सीमेटली हुआ, ठीक है, प्रैक्टिकली हुआ। तो याद रखना ये कुछ वर्ड होते हैं ऑलमोस्ट, नियरली, रफली, अप्रोक्सीमेटली और प्रैक्टिकली। ये वर्ड हमेशा जनरल को रेफर करते हैं ना कि कुछ डेफिनेट को। तो यदि सेंटेंस में ये वर्ड आ रहे हैं तो इनके साथ यदि आपसे पूछा गया कि ईच आएगा या एवरी आएगा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एवरी आएगा, क्योंकि बात जनरल की है। ओके, तो खैर एक सेंटेंस आया था कभी सीजीएल में, तो क्या सेंटेंस था समझिएगा, प्रैक्टिकली डैश part of a banana tree is used by man। ओके, मान लो ये सेंटेंस है प्रैक्टिकली डैश पार्ट ऑफ ए बनाना ट्री इज यूज्ड बाय मैन। तो सीजीएल में आया हुआ था और पूछा गया था कि कौन सा डिटर्मिनर यूज होगा। तो प्रैक्टिकली आ गया, प्रैक्टिकली आएगा तो जनरल रेफर किया जा रहा है, जनरल रेफर किया जा रहा है तो फिर क्या आएगा, सी एवरी। ओके, तो याद रखना ऑलमोस्ट, नियरली, रफली, अप्रोक्सीमेटली, प्रैक्टिकली। अगर ये वर्ड आपको सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो वहां पर हम जनरल रेफर करते हैं ना कि डेफिनेट रेफर करते हैं। तो फिर वहां पर कौन सा वर्ड आएगा, वहां पर फिर एवरी आएगा। ओके, तो ये सब मैंने डिस्कस किया ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं और आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, इसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा तो मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि एवरी बर्ड और लिखा एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, मैंने लिखा एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई, तो अगर मैं आपसे लिखकर पूछ रहा हूं तो तुम क्या सोचोगे कि लिखने वाले ने क्या लिख दिया, या फिर मान लो कोई स्पीकर है स्पीच दे रहा है और ये सेंटेंस उसने बोला है, तो आप क्या समझोगे कि बोलने वाले ने क्या बोल दिया। ठीक है, एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई। ओके, तो देखो मैं आपको समझाना चाहूंगा
जो एवरी वर्ड होता है, जो एवरी वर्ड होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन शो कराता है। भाई मैंने कहा जो एवरी वर्ड होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन शो कराता है। अब एक चीज बताओ, जिसका ये डिस्ट्रीब्यूशन शो कराएगा वो नाउन किस फॉर्म में होगा, प्लूरल या सिंगुलर? भाई अगर मैं कहूं कि जो एवरी जिस नाउन में डिस्ट्रीब्यूशन शो कराता है तो वो नाउन किस फॉर्म में रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिंगुलर का हो सकता है या प्लूरल का? तो सबको पता है जो एवरी जिस नाउन के लिए आया तो वो नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद वो नाउन इंडिविजुअल यूनिट बन जाती है तो फिर उस नाउन को हम सिंगुलर लिखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने के बाद नाउन इंडिविजुअल यूनिट के फॉर्म में लिखी जाती है और जो वो इंडिविजुअल यूनिट बन जाती है तो फिर वो सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो लेकिन प्लूरल हम करते हैं। भाई डिस्ट्रीब्यूशन हम किसका करते हैं, प्लूरल का, क्योंकि सिंगुलर का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि एवरी का मतलब क्या होगा, एवरी का मतलब ऑल ही तो होता है। तो मैं कह सकता हूं ऑल बॉयज आर, मान लो प्रेजेंट मैंने लिखा था, रेडी लिख लो, प्रेजेंट लिख लो, बात एक ही है। तो एवरी बॉय इज रेडी अगर मैं कह रहा हूं तो इनडायरेक्ट वे में मैं क्या कह रहा हूं, ऑल बॉयज आर रेडी, उसके बाद ही तो डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा। ओके, वो बॉय एक से ज्यादा रहे होंगे फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया तो फिर क्या बन गया, एवरी बॉय इज रेडी। तो इसको हम इनडायरेक्ट मीनिंग में क्या कह सकते हैं, ऑल बॉयज आर रेडी। ओके, तो समझिएगा। अब यहां मैं लिख रहा हूं एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई, तो इनडायरेक्ट मीनिंग में क्या लिख दूं इसको, ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। ओके, ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। अगर मैं लिख रहा हूं ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, भाई ऑल और नॉट का मतलब क्या होता है, टोटल को निगेट कर दो, तो नो बर्ड्स कैन फ्लाई। समझ आया नहीं? तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई को अगर आप समझो कि कुछ उड़ सकते हैं कुछ नहीं, एवरी का मतलब है ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, नो बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। तो हमें ये समझना चाहिए कि स्पीकर या एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है, हम समझ वो लेते हैं जो हमारे दिमाग में प्रोजेक्शन बनी होती है। ठीक है, तो आप समझो जो एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई है, क्योंकि जो एवरी है वो प्लूरल का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो एवरी बर्ड को हम क्या कह सकते हैं, ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई और नो बर्ड्स कैन फ्लाई। तो सबको पता है इन तीनों सेंटेंस में ये कॉन्टेक्स्ट वैलिड नहीं हो सकता, ये इलॉजिकल है। ओके, तो अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी पक्षी नहीं उड़ सकता तो ये गलत है, तो ये तीनों सेंटेंस गलत हो गए। ओके, ये तीनों सेंटेंस क्या हो गए जी, गलत हो गए। इसको सही करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, समझो। अगर इस सेंटेंस को हमें सही लिखना है तो लिख सकते हैं नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई। ओके, तो अगर हम इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, समझो। मैंने कहा एवरी का मीनिंग क्या होता है, ऑल। एवरी को हम क्या कहते हैं, ऑल। और अगर नॉट एवरी लिख रहे हैं तो नॉट एवरी क्या हो जाएगा, नॉट ऑल। नॉट एवरी का मतलब नॉट ऑल, और नॉट ऑल में हमने पढ़ा था अभी पिछली क्लास में, नॉट ऑल को क्या बोलते हैं, सम। तो नॉट एवरी का मतलब नॉट ऑल और नॉट ऑल का मतलब हो गया सम। और सम क्या होता है, एक पॉजिटिव वर्ड होता है। तो नॉट एवरी बर्ड में हम बोल सकते हैं कि सम बर्ड्स कैन फ्लाई। ओके, तो नॉट एवरी यहां पर बिल्कुल सही हो गया। और नॉट एवरी दिखने में नेगेटिव लग रहा है, लेकिन नॉट एवरी का मतलब नॉट ऑल और नॉट ऑल का मतलब होता है सम, और सम होता है एक असर्टिव वर्ड। असर्टिव वर्ड का मतलब होता है श्योरिटी के साथ, और वो होता है पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं नॉट एवरी बर्ड का इनडायरेक्ट वे में मीनिंग हो गया सम बर्ड्स कैन फ्लाई, और ये सही भी हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा, सम बर्ड्स कैन फ्लाई और सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। ओके, तो हम कह सकते हैं कि एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई, ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, नो बर्ड्स कैन फ्लाई बिल्कुल गलत है, मीनिंग इलॉजिकल है। अगर इसको सही करना चाहोगे तो एवरी के साथ नोट लगा दो, और नोट एवरी का मतलब नोट ऑल का मतलब सम, और सम हो गया यहाँ पर पॉजिटिव, और ये मीनिंग सही हो गया। ओके, तो और कुछ सेंटेंस देखते हैं इसकी। देखिएगा, कुछ सेंटेंस है यहां मैं डिस्कस करना चाहता हूं। मान लो मैंने कहा एवरी डॉग कैन नॉट फ्लाई। ओके, एवरी डॉग कैन नॉट फ्लाई।
अगर मैं कह रहा हूं एवरी डॉग कैन नॉट फ्लाई, तो इनडायरेक्ट वे में इसको क्या कहा जा सकता है? ऑल डॉग्स कैन नॉट फ्लाई। ओके, तो क्या कहा जा सकता है? ऑल डॉग्स कैन नॉट फ्लाई। या फिर इसको मैं और क्या कह सकता हूं? नो डॉग्स कैन फ्लाई, नो डॉग्स कैन फ्लाई। ओके, तो समझिएगा यहां पर इस बार क्या हुआ? एवरी डॉग कैन नॉट फ्लाई अगर मैं लिख रहा हूं तो उसको इनडायरेक्ट वे में क्या कहना चाह रहा हूं? ऑल डॉग्स कैन नॉट फ्लाई। या फिर तीसरे में मैं क्या कह सकता हूं? नो डॉग्स कैन फ्लाई। और बिल्कुल बात सही है, नो डॉग्स कैन फ्लाई बिल्कुल सही है कि कोई भी डॉग फ्लाई नहीं कर सकता, और ये बात बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक है। तो ये थर्ड वाला सेंटेंस सही हो गया। अब एक चीज बताओ, मीनिंग तीनों के सेम है या अलग अलग है? अगर मीनिंग सेम है और तीसरे वाला सेंटेंस सही है तो सेंटेंस ये दोनों भी सही है, लेकिन मैं बताऊं कि ये दोनों सेंटेंस गलत है। ओके, तो अब ये क्या हो गया? जब तीनों का मीनिंग एक है और तीसरा सेंटेंस सही है, तो फिर ये ऊपर के दो सेंटेंस कैसे गलत हो गए? भाई ये ऊपर के दो सेंटेंस गलत हो गए। तो मैं तुम्हें बताऊंगा, मीनिंग सही होने का मतलब ग्रामर सही होना नहीं होता। मीनिंग और ग्रामर दो पहलू है। तो यहां पर देखो, मीनिंग तीनों सेंटेंस के एक है, लेकिन तीनों सेंटेंस गलत नहीं है। गलत मतलब तीनों सेंटेंस सही नहीं है, सही सिर्फ तीसरा है और दो गलत है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कुछ सेंटेंस का मीनिंग एक है तो भी वो सही नहीं हो सकते, क्योंकि मीनिंग और ग्रामर अलग अलग है। अब यहां इन तीनों सेंटेंस का मीनिंग एक है और तीसरा सेंटेंस केवल सही है, तो फिर ये दो सेंटेंस क्यों गलत हो गए? ये क्वेश्चन सबसे बड़ा हो गया, ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन खड़ा हो गया कि वे दोनों सेंटेंस गलत क्यों है और वो तीसरा सही क्यों है। चलो जी, अब मैं इसका आपको लॉजिक समझाता हूं। ऑथेंटिक पढ़िएगा, ओके, समझिएगा, याद रखना। अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, देखिएगा, यदि हमें अपनी स्टेटमेंट में पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना होता है, यानी जो अगर मैं कोई सेंटेंस बोल रहा हूं और उस सेंटेंस में यानी उस स्टेटमेंट में मुझे पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना होता है, तो कुछ हमारे पास वर्ड होते हैं, यानी कुछ प्रोनाउन और कुछ डिटरमिनर्स होते हैं जो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। तो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए कौन से प्रोनाउन और कौन से डिटरमिनर्स की जरूरत होगी? तो समझिएगा, सम, जो हमने अभी पढ़ा पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहा था ना, सम, और ईच, हम कह सकते हैं एवरी। तो सम हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया, ठीक है ना जी, बोथ और ऑल, ईटीसी। तो हम कह सकते हैं कि यदि सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है तो इन वर्ड का यूज कर सकते हो। सम हुआ, ईच हुआ, एवरी हुआ, बोथ हुआ, ऑल हुआ, ठीक है। तो सम हमेशा पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करेगा। जैसे मैं सम के साथ नोट लगा देता था, लेकिन वहां सम नोट का मतलब सम भी तो था, यानी कुछ कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं। चलो अब यहां नेगेटिव पर आइएगा। अगर हमें अपनी स्टेटमेंट में नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना होता है, तो नेगेटिव मीनिंग करने के लिए कुछ हमारे पास वर्ड होते हैं, जैसे एनी, बताया था। एनी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, ये नॉन असर्टिव होता है। नॉन असर्टिव होता है तो नेगेटिव में लिखा जा सकता है। एनी हो गया, नो हो गया, नीदर हो गया, नन हो गया, ठीक है ना, या फिर नथिंग हो गया, ईटीसी। तो याद रखना, मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि यदि हमें अपनी स्टेटमेंट में पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना होता है तो कुछ ये डिटरमिनर्स होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, सम, ईच, एवरी, बोथ, ऑल। तो इनका यूज होता है पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए। यदि हमें पॉजिटिव मीनिंग से नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है तो फिर क्या हो जाएगा? एनी, नो, नीदर, नन, नथिंग। ओके, तो ये चीज याद रखेगा। अब समझिएगा, एवरी आया, एवरी के साथ नोट आया। एवरी क्या मीनिंग कन्वे करता है? पॉजिटिव, लेकिन ये मीनिंग क्या था? नेगेटिव, इसलिए क्या हो गया? सेंटेंस गलत। ऑल आया, ऑल के साथ क्या हो गया? ऑल हम कब रेफर करते हैं? जब हमें सबको रेफर करना होता है, सबको। लेकिन यहां तो नोट लगाकर तो कोई भी नहीं है, किसी को भी रेफर नहीं करना। अगर किसी को भी रेफर नहीं करना, इसलिए हमने ऑल को किससे रिप्लेस किया? नो से, और ये सेंटेंस क्या हो गया? ये सही हो गया। ओके, तो बात समझ आई। इन डिटरमिनर्स को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, कि कुछ डिटरमिनर्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करने होता है और कुछ डिटरमिनर्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना होता है। मान लो किसी ने मीनिंग तो पढ़ लिया, मीनिंग तो सही हो गया, लेकिन किसी को ये बात नहीं पता, तो वो फिर क्या सेंटेंस नहीं करेगा। इसीलिए ये चीज हमको आनी चाहिए, तभी हम सेंटेंस में लॉजिक को
मतलब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक दो सेंटेंस और देखते हैं। मान लो, और हाँ एक मिनट और, जैसे ये था नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई, तो यहां पर देखो नोट के साथ एवरी लिखा, तो तुम सोचोगे सर एवरी के साथ नोट आ रहा है, लेकिन भाई फिर से बताया था नोट एवरी का मतलब नोट एवरी नहीं, नोट एवरी का मतलब क्या होता है सम, और सम क्या होता है पॉजिटिव। तो एवरी के साथ नोट जरूर लगाए, लेकिन मीनिंग नेगेटिव नहीं है, मीनिंग सम है, मीनिंग पॉजिटिव है, तो इसलिए सही था। समझ में आई बात? लेकिन मान लो अगर यहाँ ये मीनिंग सही था, तो क्या मैं इसको सही कर सकता था? क्या मैं यहाँ ये लिखकर इसको सही कर सकता था कि नॉट एवरी डॉग कैन फ्लाई? ओके, तो क्या मैं इसको मैं लिखकर सही कर सकता था नॉट एवरी डॉग कैन फ्लाई? देखो लिख तो मैं दूंगा, स्ट्रक्चर तो सही है, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, नॉट एवरी का मतलब सम, तो फिर हो जाएगा सम डॉग्स कैन फ्लाई, और मीनिंग इलॉजिकल हो जाएगा। बर्ड तो फ्लाई कर सकती है, डॉग फ्लाई नहीं कर सकता, तो ये यहां गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो देखो और सेंटेंस देखो, जैसे मान लो मैंने वो डिटरमिनर्स लिखे थे पॉजिटिव नेगेटिव, उसके ऊपर एक दो देखते हैं। दे विल नॉट हेल्प बोथ ऑफ यू। मान लो हमने लिखा दे विल नॉट हेल्प बोथ ऑफ यू। ओके, दे विल नॉट हेल्प बोथ ऑफ यू, तो इस सेंटेंस में मीनिंग कौन सा कन्वे हो रहा है? नोट आ गया तो नेगेटिव मीनिंग कन्वे हो रहा है, ये बात कंफर्म। इस सेंटेंस में जो मीनिंग कन्वे हो रहा है वो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर जो एक वर्ड लिखा है बोथ, ओके, ये प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है यहाँ, तो हेल्प का ऑब्जेक्ट है, तो हमने देखा बोथ यूज हो रहा है। बोथ का मतलब अगर सेंटेंस में हम बोथ को यूज करते हैं तो बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों या दोनों में से कोई नहीं, तो बोथ का यूज हम करते हैं दोनों को रेफर करने के लिए। ओके, लेकिन एक बात देखो, जब नोट आ गया तो हम तो यहाँ किसी को भी रेफर नहीं कर रहे हैं, तो बोथ पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है, लेकिन मीनिंग कौन सा कन्वे हो रहा है सेंटेंस का? नेगेटिव। अगर नेगेटिव कन्वे करना होता है तो बोथ हटाइएगा, और दो को निगेट कौन करता है? नीदर। ओके, तो क्या होता है? नीदर, तो हमने नीदर लगाया, फिर नीदर जब निगेटिव होता है तो फिर नोट भी निगेटिव होता है, तो फिर नोट हट जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा सही सेंटेंस? दे विल हेल्प नीदर ऑफ यू। तो अगर हमें नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है तो पॉजिटिव जो डिटर मतलब प्रोनाउन था उसको हटाया और फिर हमने नीदर को लगाया। ओके, एक सेंटेंस और देखिएगा, all people did not like the movie. Okay, like the movie. Okay, अब यहाँ देखो all people did not like the movie, तो सबको पता है all से हम किसको रेफर करते हैं? सभी को, पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, लेकिन सेंटेंस क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है? नेगेटिव। अब मीनिंग तो हम चेंज नहीं कर सकते, मीनिंग हमें नेगेटिव रखना है। अगर मीनिंग नेगेटिव रखना है तो फिर तो हमें यहाँ पर ऑल को रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी इस डिटरमिनर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ऑल को जो रिप्लेस करते हैं नेगेटिव, वो करते हैं नो। फिर यहाँ नो आ गया, तो नो आ गया तो फिर डिड नॉट भी हटेगा और लाइक भी हटेगा, तो फिर डिड नॉट लाइक हट के क्या लगेगा? फिर लाइक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी लाइक। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा सही सेंटेंस? नो पीपल लाइक्ड द मूवी। ओके, तो ये होता है फर्क। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि कुछ डिटरमिनर्स और प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट में पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, सम, ईच, एवरी, ऑल और बोथ। लेकिन कुछ डिटरमिनर्स और प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, एनी, नो, नीदर, नन वगैरह। ठीक है, तो देखिएगा मान लो अगर मैं सेंटेंस लिख रहा हूं एवरी बॉय इज नॉट प्रेजेंट, एवरी बॉय इज नॉट प्रेजेंट, तो इनडायरेक्ट वे में मैं क्या कहना चाह रहा हूं या क्या मीनिंग है? एवरी को ऑल से रिप्लेस किया, फिर बॉय का प्लूरल बॉयज हो गया और इज का आर हो गया, नोट यहां जो करते हैं, और प्रेजेंट हमारा ये हो गया। ठीक है ना, ऑल बॉयज आर नॉट प्रेजेंट। ऑल बॉयज आर नॉट प्रेजेंट को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नो बॉयज आर प्रेजेंट। ओके, नो बॉयज आर प्रेजेंट। ओके, तो अब मुझे तुम खुद से बताओ कि तीनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। आपने देखा एवरी और जो ऑल यहाँ पर डिटरमिनर्स यूज किए गए हैं, ये ऐसे डिटरमिनर्स है जो हमारे स्टेटमेंट में पॉजिटिव मीनिंग को कन्वे करते हैं।
लेकिन आपका जो सेंटेंस का मीनिंग कन्वे हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। अगर नेगेटिव हो रहा है तो ये बिल्कुल सेंटेंस गलत है, क्योंकि ऑल और एवरी को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। तो फिर यहां देखा आपने ऑल और एवरी को नो से रिप्लेस किया और बिल्कुल ये सेंटेंस सही हो गया। ओके, तो ये सेंटेंस ये सही हो गया। ये सेंटेंस एक और तरह से सही हो सकता था यदि हम लिख दे ऑल बॉयज आर एब्सेंट। ओके, ऑल बॉयज आर एब्सेंट। अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिख देता हूं तो सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा, लेकिन बस मीनिंग बदल जाएगा। ऊपर वालों का मीनिंग कुछ और है, नीचे वाले का मीनिंग कुछ और है, लेकिन ये भी सेंटेंस सही होगा। ठीक है, ओके। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने सम और एनी डिस्कस किया और इस वीडियो में ईच और एवरी डिस्कस किया। तो ये चीज याद रखना, और ईच और एवरी काफी इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है, यदि स्टूडेंट को पता है। वरना फिर वो वही मान लेगा कि ईच और एवरी दोनों का मीनिंग प्रत्येक होता है और दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, लेकिन फिर काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। ओके, तो ये वीडियो अच्छे से देखना और मीनिंग को मतलब अपना डिस्कस करना और स्टडी करना। ठीक है, ओके।